आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैसिफिक ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 आप जानते हैं वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। इंशाअल्लाह आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक अहम टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। इंशाअल्लाह इसको अच्छे से हम अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, पहली डेफिनेशन है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ये डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और इसमें 2 MCQs भी हम डिस्कस करेंगे। इस डेफिनेशन को हम रीड करते हैं। रेजोल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, ये रेजोल्यूशन कहलाता है। अब रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर क्या है? अगर हम स्प्लिटिंग करें किसकी? वेक्टर की। किसमें? इनटू इट्स पार्ट्स। जब हम एक वेक्टर को उसके पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं तो ये रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहलाता है। बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस लाइन में एक MCQ पूछा जाता है कि आप एक वेक्टर को कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, तो इसका आंसर आपके पास है इनफिनाइट। तो इनफिनाइट पार्ट्स में आप एक वेक्टर को क्या कर सकते हैं? स्प्लिट कर सकते हैं। आई होप कि ये MCQs आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद मैं दूसरे पॉइंट की बात करूंगा। दूसरा पॉइंट बहुत अहम है MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपसे पूछा जाता है कि रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर किसका रिवर्स प्रोसेस है। तो ये आपके पास एडिशन ऑफ वेक्टर का रिवर्स प्रोसेस है। जैसा कि वेक्टर एडिशन में हम वेक्टर्स को ऐड करके रिजल्टेंट निकालते हैं और यहाँ हम क्या करते हैं, एक वेक्टर जो कि रिजल्टेंट होता है उससे उसके कंपोनेंट्स हम बनाते हैं। तो आपके पास वेक्टर जो रेजोल्यूशन है वो क्या है? आपके पास एडिशन का एक रिवर्स प्रोसेस है। जैसा कि हमारे पास डायग्राम जो कि नीचे आप देख सकते हैं बनी हुई है, उसमें हमने एक वेक्टर ए मैं आपको कर्सर से ये दिखा सकता हूँ। ये OP, ये एक वेक्टर ए है जो कि x एक्सिस यानी पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। तो हम अगर बात करें प्रॉपर एंगल थीटा क्या होता है, यहाँ मैं एंगल थीटा के बारे में भी आपको 2 बातें बताता जाऊं। जो एंगल थीटा है, जिसको हम प्रॉपर एंगल भी कहते हैं, प्रॉपर एंगल कब होता है? जब वो पॉजिटिव x एक्सिस से स्टार्ट हो और यानी कि यहाँ ये जो पॉजिटिव x एक्सिस है यहाँ से स्टार्ट हो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हो। एंटी क्लॉकवाइज अगर कोई एंगल थीटा पॉजिटिव x एक्सिस से स्टार्ट हो और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में हो तो उस एंगल थीटा को आप प्रॉपर एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल यूज किया गया है वो आपके पास प्रॉपर एंगल थीटा है। हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये वेक्टर ए है। हम क्या करेंगे? इस वेक्टर ए को स्प्लिट करेंगे। अब यहाँ पे हम कितने पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं? यहाँ पे हम 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं। अच्छा, अब हम जिन पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं उन पार्ट्स को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव करूं तो आप वो जो पार्ट्स जिनमें वेक्टर को क्या किया गया है? स्प्लिट किया गया है, वो पार्ट्स क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। अब कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर क्या है? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। हम इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत अहम कॉन्सेप्ट है ये। इफेक्टिव वैल्यू से क्या मुराद है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो इन्फिनाइट होते हैं। अब उन इन्फिनाइट कंपोनेंट में से एक कंपोनेंट इफेक्टिव होता है, उसी को हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर काउंट कर रहे होते हैं।
हम एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आपने वर्क का फॉर्मूला देखा होगा। वर्क का फॉर्मूला है एफ डी कॉस थीटा। वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है। आपका नेक्स्ट ये टॉपिक है, उसमें मैं आपको डिटेल में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो आप देखते हैं कि आपके पास वर्क का फॉर्मूला W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जब हम डॉट लेते हैं तो तब आपके पास वर्क हासिल होता है। जब आप डॉट को खत्म करते हो तो आप वहां पे कॉस थीटा लगा देते हो। जनरली ये टर्म यूज की जाती है कि आपके पास एफ डी कॉस थीटा, आप उसका फॉर्मूला बनाते हो। अब आप इसका दूसरा रुख देख लें। जैसा कि आप टॉर्क की एग्जांपल लेते हो, टॉर्क क्या है? वो आपके पास फोर्स और मोमेंट आर्म का क्रॉस प्रोडक्ट है। उसमें डॉट नहीं लगाते, उसमें हम क्रॉस लगाते हैं। तो जब आप क्रॉस खत्म करते हैं तो आप साइन थीटा लगाते हैं, यानी टॉर्क का फॉर्मूला आप लिखते हैं, आपके पास टॉ इज इक्वल टू एफ एल साइन थीटा। ये मैंने मैग्नीट्यूड फॉर्म बताई है, यानी यहाँ पे आपने साइन वाला जो है ना कंपोनेंट यूज किया है और वर्क में आपने कॉज वाला कंपोनेंट यूज किया है। तो याद रखिएगा, वर्क के केस में इफेक्टिव कंपोनेंट क्या है? कॉज है, इसलिए हमने वहां पे कॉस थीटा यूज किया है। और आपके पास टॉर्क के केस में हमारे पास जो इफेक्टिव कंपोनेंट है वो कौन सा है? साइन है। तो फिजिक्स में फिर एक जनरल रूल बना दिया गया कि जहां पे इफेक्टिव कंपोनेंट कॉस होगा तो हम वहां पे डॉट लगा देंगे, और जहां पे इफेक्टिव कंपोनेंट साइन होगा वहां पे हम क्रॉस लगा देंगे। तो आई होप कि आपको इफेक्टिव कंपोनेंट का आइडिया क्लियर हुआ होगा। जैसे हम फर्दर मूव करेंगे द प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स में, तो वहां आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। एक टाइम में एक कंपोनेंट इफेक्टिव होता है और दूसरा अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे क्या कि जो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर हैं उनकी एक टाइप है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अब ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं? हर कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं होता। मेरा पॉइंट सुनिएगा, मैं रिपीट करूंगा कि हर कंपोनेंट आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं होता। कौन सा कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है? ऐसे कंपोनेंट्स जो आपस में परपेंडिकुलर हो। मैंने वर्ड यूज किया आपस में परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो कंपोनेंट्स आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो पहले हमने कंपोनेंट की डेफिनेशन लिखी, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। फिर हमने बात की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, यानी कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं फिर वही कि इनमें क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। यहां से भी एमसीक्यूज आपसे पूछा जा सकता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एंगल कौन सा होता है? 60 डिग्री, 30 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री। तो इसका आंसर 90 डिग्री है। तो इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहेंगे। तो बेटा याद रखिएगा, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम आज इंशाअल्लाह इन्हीं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फर्दर डिस्कस करेंगे और इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, एक आपके पास x है, एक आपके पास y है और आपके पास z भी हो सकता है, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के हवाले से क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में दो कंपोनेंट्स डिस्कस किए गए हैं। आपके पास एक x कंपोनेंट और दूसरा y कंपोनेंट। तो याद रखें, हम x कंपोनेंट अगर हमने कैलकुलेट करना है, किसी भी चीज को कैलकुलेट अगर आपने करना है, तो उसके लिए आपके पास एक फॉर्मूले का होना बहुत जरूरी होता है। तो नेक्स्ट जो एक्सप्लेनेशन है उसमें हमने क्या करना है? हमने फॉर्मूले बनाने हैं, फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। किसके? उन कंपोनेंट्स के, कि अगर हमने x कंपोनेंट कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। और अगर हमने y कंपोनेंट
कैलकुलेट करना है, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम कौन सा फॉर्मूला आपके पास यूज करेंगे। तो ये अब जो एक्सप्लेनेशन में है हमने जस्ट ये चीज सीखनी है, ये चीज समझनी है कि हम फॉर्मूले कैसे जो है ना ड्राइव कर सकते हैं। इसके लिए हम एक ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, उस ट्रायंगल की हेल्प से हम इंशाल्लाह क्या करेंगे, फॉर्मूलाज ड्राइव करेंगे एक्स और वाई कंपोनेंट्स के। तो एक्सप्लेनेशन में वो आपको कहता है कि हमारे पास एक वेक्टर ए है, आप बी भी ले सकते हैं, आप सी भी ले सकते हैं, आप वेक्टर एफ यानी फोर्स भी ले सकते हैं, आप वेलोसिटी भी ले सकते हैं, आप कोई भी वेक्टर ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने जनरल वेक्टर आपके पास ए लिया है, ठीक है। अब ए वेक्टर साफ जाहिर है उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है बाय अ लाइन ओपी। आपके पास जो हमारे पास यहाँ ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन है, वहां पे जो वेक्टर ए है उसको जिस लाइन से रिप्रेजेंट किया गया उस लाइन को ओ पी से, वो ओ से स्टार्ट हो रही है और पी पे एंड हो रही है, यानी ओ उसका टेल पॉइंट है और पी उसका हेड पॉइंट है। और ये जो ओ पी लाइन है ये एंगल बना रही है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। और मैंने आपको पहले भी बताया है ये एक प्रॉपर एंगल है, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में। और वेक्टर ए जो है उसको हम रिजॉल्व करेंगे किसने कंपोनेंट्स में, दो कंपोनेंट्स में। और वो कौन से कंपोनेंट्स में हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ये ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री का होता है। तो अब हम ये समझते हैं कि पहले हम वेक्टर को लिख कैसे सकते हैं। तो जो वेक्टर ए है आप देखिए मैंने उसको ना बोल्ड करके लिखा है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक ये मेथड होता है, आप उस लेटर को बोल्ड करके लिखते हैं। देखिए मैंने यहाँ भी बोल्ड करके लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ भी बोल्ड करके लिखा हुआ है। अगर मैं नॉर्मल लिखूंगा तो इसके ऊपर मैं एरो लगाऊंगा, तो मैंने इसको भी ए एक्स यानी इस वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया गया है। एक आपके पास ए एक्स है और दूसरा आपके पास ए वाई है। जब आप इन दोनों का वेक्टर एडिशन करते हो तो उसके नतीजे में आपके पास ए वेक्टर अचीव होता है, हासिल होता है। हम इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया है कि आपके पास ये ओपी वेक्टर एक वेक्टर ए है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। और हम क्या करेंगे इस कंपोनेंट में, आप देखें इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस में भी फासला तय किया है, कवर किया, और ये वाला फासला है जिसको आप ए एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, ये ए एक्स। और आप ये भी देख सकते हैं ये जो वेक्टर ए है इसने वाई एक्सिस यानी ऊपर की तरफ भी इसने डिस्टेंस कवर किया है। तो ये जो ऊपर की तरफ है ये इसका ए वाई है, यानी वाई एक्सिस में इसने अपना डिस्टेंस कवर किया है। तो आप देख सकते हैं ए एक्स, ये आपके पास ए एक्स के हेड के साथ ए वाई की टेल मैच है। तो ये हेड टू टेल रूल से ऐड हुए और इसका रिजल्टेंट आपके पास क्या है, ए वेक्टर है। यानी कि आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, रिजल्टेंट में क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल से रिजल्टेंट की टेल और लास्ट वेक्टर जो कि ए वाई है उसके हेड से रिजल्टेंट का हेड मैच होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपके पास ये जो वेक्टर ए था हमने इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया है, एक ए एक्स और ये ए वाई, और ये यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो इसलिए इन दोनों कंपोनेंट्स को हम जो नाम देंगे वो नाम है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। आई होप कि ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो बेटा मैं आपको ये भी प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ कि जो आपके पास वेक्टर है आप उसे पैरेलल मूव करा सकते हैं। यानी ये जो ए वाई है, ये जो ए वाई है यहाँ पे आप इसको इधर से इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ए एक्स है आप इसको इधर से इधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो हमने इनको इधर से इधर भी शिफ्ट कर दिया है। अब ये देख सकते हैं आपके पास एक ट्रायंगल है। तो अब हमने क्या करना है, हमारा पर्पस क्या है, हमने इस ट्रायंगल की हेल्प से हमने एक्स कंपोनेंट निकालना है जिसको आप ए एक्स का नाम दे रहे हो, फिर हमने ए वाई कंपोनेंट निकालना है। जब हमारे पास फॉर्मूलाज आ जाएंगे तो इन फॉर्मूलाज की हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा, हम आपके पास ए एक्स और ए वाई की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें लिखता है कि कंसीडर द राइट एंगल ट्रायंगल ओपीएन। ओपीएन आपके पास एक राइट ट्रायंगल है
राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना कंपलसरी है, एक एंगल 90 डिग्री का होना कंपलसरी होता है, जैसा कि यहाँ पे है बेटा। उसके बाद हमने एक्स कंपोनेंट वेक्टर का निकालना है, तो उसके लिए हम कॉस जो आपके पास थीटा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये यूज करेंगे, इसकी हेल्प से हम निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, आपके पास वो होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, यानी बेस क्या है ON, हाइपोटेन्यूज क्या है OP, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे cos थीटा ON, यानी आपके पास बेस ओवर OP यानी हाइपोटेन्यूज, तो आप OP को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ON किसके इक्वल आ जाएगा, OP cos थीटा। ON किसके इक्वल है, ON तो AX के इक्वल है, OP किसके इक्वल है, ये तो A के इक्वल है, और cos थीटा, और इसके साथ यूनिट वेक्टर I लगाया है। तो ये आपके पास ये वेक्टर फॉर्म है, ये कौन सी है, वेक्टर फॉर्म। AX जो वेक्टर है, जो वेक्टर का कंपोनेंट है x डायरेक्शन में, A का मैग्नीट्यूड cos थीटा और ये यूनिट वेक्टर I। अगर आप यूनिट वेक्टर I खत्म कर देंगे तो यहाँ भी आपके पास जो बोल्ड किया हुआ या इसके ऊपर एरो हेड लगा हुआ होगा, तो वो भी आप खत्म कर देंगे तो वो उसके मैग्नीट्यूड को शो करेगा। मैग्नीट्यूड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, मैग्नीट्यूड क्या होता है अगेन मैं बता देता हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट मिलके मैग्नीट्यूड बनाते हैं, जैसा कि मैस 10 kg, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, kg यूनिट है, फोर्स 10 न्यूटन, 10 न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूटन आपके पास उसके यूनिट है। आई होप आपके पास हम अपने पहले आपके पास मिशन में कामयाब हुए, हमें एक्स कंपोनेंट वेक्टर का निकालना था, उसका फॉर्मूला जो कि हम निकाल चुके हैं, AX इज इक्वल टू A cos थीटा, ये आपके पास एक्स कंपोनेंट का फॉर्मूला है। अब हम वाई कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, फिर हम इसी ट्रायंगल की हेल्प लेंगे, लेकिन इसके लिए हम साइन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है PN, या परपेंडिकुलर क्या है OM, ये जो PN है या OM है ये दोनों इक्वल है, तो आपने लिखा है OM डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज यानी OP, तो आपने OP को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो OM किसके इक्वल आ गया, OP साइन थीटा। OM क्या है AY के इक्वल, OP क्या है A के इक्वल है। साइन थीटा ये J यूनिट वेक्टर यानी ये Y एक्सिस यूनिट वेक्टर, हमने देखा था यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को इंडिकेट करता है और J यूनिट वेक्टर Y एक्सिस की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। उसके साथ हमारे पास x कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट आ गया, उनके फॉर्मूलाज आ गए। अगर आपके पास a वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो और आपको एंगल बताया हुआ हो तो आप सिंपल से क्या AY यानी उसका y कंपोनेंट निकाल लेंगे। जैसा कि हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स 10 न्यूटन है जी, फोर्स 10 न्यूटन, आपके पास 30 डिग्री के एंगल के साथ बताएं आपके पास उसका x कंपोनेंट क्या है और y कंपोनेंट। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 10, तो A की जगह 10 आ जाएगा, एंगल थीटा की जगह क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो बेटा आपके पास फोर्स का y कंपोनेंट आ जाएगा। इसी तरह x कंपोनेंट निकालने के लिए आप A की जगह वही 10 न्यूटन लिखेंगे और वहां पे cos थीटा है तो वहां पे cos और थीटा की जगह वही एंगल 30 डिग्री पुट करेंगे तो आपके पास x कंपोनेंट आ जाएगा। आई होप कि आपको ये मेरी बात समझ आई होगी। तो अब वेक्टर को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो AX है वो A cos थीटा और जो AY है वो A sin थीटा के इक्वल है। साथ यूनिट वेक्टर भी मैंने मेंशन कर दिए, तो ये भी उसकी एक रिप्रेजेंटेशन है। आई होप कि ये आपको समझ आया। इसमें हमने ये सीखा कि एक वेक्टर से कंपोनेंट कैसे बनाते हैं और उन कंपोनेंट्स के फॉर्मूलाज ड्राइव किए, एक्स कंपोनेंट का और वाई कंपोनेंट का। अब जो हम नेक्स्ट स्लाइड में हम सीखेंगे कि अब हमें कंपोनेंट बताए हुए, अब हमने वेक्टर ए निकालना है। मैं फिर रिपीट करूंगा, अब हमें कंपोनेंट बताए हुए हैं, हमने वेक्टर निकालना है। उसमें क्या था जो अभी तक हमने पढ़ा है, वहां पे वेक्टर दिया हुआ था, हमने कंपोनेंट निकालने थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट यानी AX और AY। अब यहाँ पे AX और AY गिवन है तो A निकालना है वेक्टर। तो बेटा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है। तो
तो अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से ए का मैग्नीट्यूड निकाल लें और डायरेक्शन निकाल लें तो इसका मतलब ये है इसका कि हमने वो वेक्टर ए निकाल लिया है। अगर हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालें और वेक्टर ए की डायरेक्शन निकाल लें, ये दो चीजें, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, वेक्टर ए निकाल लेंगे। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है उसका प्रोसीजर नीचे दिया हुआ है। सेम एज इट इज वही ट्रायंगल हम यूज करेंगे जो पहले हम करते रहे हैं। मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कैसे की जाती है, मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर की निकालने के लिए आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम लगता किस ट्रायंगल पे है, राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर लगता है, और वो हमारे पास कौन सी है, OMP है। पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है मेरे बच्चे, हाइपोटेन्यूस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस OP इसका स्क्वायर ट्रायंगल में आप देखते रहे हैं। अगर आप बना लें ट्रायंगल तो वहां आपके पास पेज पे बना लें तो यहां से आप इजीली मैच कर सकते हैं, या आप अपनी स्लाइड दोबारा रिवर्स करके भी चेक कर सकते हैं। जो बेस है उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है OM से, तो उसका स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को हमने MP से रिप्रेजेंट किया तो इसका स्क्वायर। इसको क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो OP किसके इक्वल है, A के, OM किसके इक्वल है, AX के, MP किसके इक्वल है, AY के। तो अब आपके पास स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर रूट लगा लेंगे, तो A इज इक्वल टू AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। ये A वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है। कौन से कंपोनेंट हूँ, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का ये मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब बेटा हम इसके एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक वेक्टर है A वेक्टर, उसकी वैल्यू है 2 यूनिट वेक्टर I प्लस 3 यूनिट वेक्टर J। तो ये जो 2 है ये AX की वैल्यू है, तो ये जो 3 यूनिट वेक्टर J मैंने कहा, ये जो 3 है ये AY की वैल्यू है। तो आपने क्या लिखना है, AX की जगह 2 का स्क्वायर 4 और AY की जगह 3 का स्क्वायर 9 और 4 13 स्क्वायर रूट, ये A का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, A का मैग्नीट्यूड। ठीक है, आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड आ गया। वेक्टर को निकालने के लिए दो चीजें चाहिए थी, एक मैग्नीट्यूड जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, दूसरा आपके पास हमें डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकालने के लिए हम tan थीटा यूज करेंगे, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। tan थीटा OM और OP अकॉर्डिंग टू आपके पास ये जो हमने ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ये आपके पास क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है, OM है, और बेस क्या है, ON है। तो हमारे पास tan थीटा OM और ON आएगा। ये आपके पास कंपोजिंग मिस्टेक है, ये आपने ठीक कर लेनी है। tan थीटा किसके इक्वल आएगा बेटा, आपके पास परपेंडिकुलर यानी PN भी हो सकता है और OM भी हो सकता है, और बेस क्या आएगी, ON आएगी। तो आपके पास PN और ON, तो PN या OM किसके इक्वल है, AY के, और PN किसके इक्वल है, अपना ON किसके इक्वल है, AX के। आपने एंगल थीटा निकालना है तो आप tan को इधर ले जाएं, tan इनवर्स AY और AX, ये एंगल थीटा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आप जो रिलेशन यूज करेंगे वो हमने ड्राइव किया है। कैसे किया मैंने आपको समझा दिया है। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स AY ओवर AX। वेक्टर निकालने के लिए दो चीजें हमें चाहिए थी, किसकी हेल्प से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की हेल्प से हमने वेक्टर निकालना था, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने मैग्नीट्यूड निकाला, और थीटा tan इनवर्स AY और AX, इस रिलेशन से हम डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे वेक्टर की। आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। छोटी सी एक डेफिनेशन है पोजीशन वेक्टर की, हम उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। आपने किसी को कोई पोजीशन बतानी हो तो आप उसको कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट देते हैं, कोई ना कोई जगह। आपने किसी को अपने होम का एड्रेस देना है, घर का पता बताना है,
तो आप उसको कोई ना कोई अपने घर के करीब एक मेन जगह बताओगे, रेफरेंस पॉइंट बताओगे। एक तो रेफरेंस पॉइंट हो गया, दूसरा आप उसको फासला बताओगे कि उस जगह से मेरा घर इतने फासले पे है, यानी आपको डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तीसरा आपको जो जरूरत पड़ेगी वो डायरेक्शन की है, यानी आपको अपने होम की लोकेशन बताने के लिए 3 चीजों की जरूरत पड़ी। एक रेफरेंस पॉइंट आपने उनको बताया, एक डिस्टेंस बताया और एक डायरेक्शन बताई। तो माय डियर स्टूडेंट, सेम एज जो पोजीशन वेक्टर है उसका जो रेफरेंस पॉइंट है वो आपके पास ओरिजिन है। ओरिजिन एज अ रेफरेंस पॉइंट काउंट होगा और इसका मैग्नीट्यूड और आपके पास डायरेक्शन ये मिलके पोजीशन वेक्टर बनाते हैं। जैसा कि आपके पास इस स्लाइड में लिखा हुआ है, अ वेक्टर विच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। पोजीशन में 2 चीजें आ जाती हैं। पोजीशन में 2 चीजें, एक मैग्नीट्यूड बताना होता है कि फासला कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, डिस्टेंस कितना है। दूसरा डायरेक्शन बतानी होती है। पोजीशन बताने के लिए ये 2 चीजें बताएंगे। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, उसको आप पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर को फिजिक्स में आर यूनिट वेक्टर से आप रिप्रेजेंट करते हैं, आर यूनिट वेक्टर से। एमसीक्यूज भी आ सकता है और इट्स रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। आप पोजीशन वेक्टर को स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं इन सच वे दैट इट्स टेल, जो पोजीशन वेक्टर की टेल है वो कोइंसाइड हो, मिली हुई हो किसके साथ, विद ओरिजिन, ओरिजिन के साथ। कोऑर्डिनेट सिस्टम ये बना हुआ है, आप देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये वाला वेक्टर आपके पास पोजीशन वेक्टर है, इसकी टेल ओरिजिन यानी ओ से, जहां पे x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है, और उसका जो हेड है विद द पॉइंट P, उसका हेड P पॉइंट आपके पास यहाँ पे 2 डायमेंशंस A और B शो की गई हैं। जो आपके पास ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन है वहाँ 3 डायमेंशंस की बात है, x, y, z। ठीक है, तो इसके लिए 3 डायमेंशन आपके पास आएंगी। एक x एक्सिस से कितना फासला है, जिसको आप A से, और y एक्सिस से कितना फासला है B से, और z एक्सिस से कितना फासला है उसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा कि आपके पास पोजीशन वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे। मैग्नीट्यूड तो हमें निकालना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस 2 डायमेंशनल होती है, क्या, जैसा कि सर्कल है वो आपके पास 2 डायमेंशनल होता है। तो प्लेन सरफेस का जो यूनिट वेक्टर है उसका जो पॉइंट P है उसके लिए आपको 2 चीजें बतानी होंगी, कोई से 2 कोऑर्डिनेट्स, यानी उनके पॉइंट A और P, यानी x एक्सिस या y एक्सिस, x एक्सिस या z एक्सिस। ठीक है, तो r जो यूनिट वेक्टर है, A यूनिट वेक्टर I प्लस B यूनिट वेक्टर J, यानी ये जो यूनिट वेक्टर r है, ये वाला जो यहाँ पे जो प्लेन है यूनिट वेक्टर I यानी x एक्सिस और y एक्सिस में ये 2 एक्सिस हैं, यहाँ पे z एक्सिस नहीं है, वो 0 है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सिंपल है, वही मेथड है जो प्रीवियस हमने किया है। A का स्क्वायर और आपके पास B का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में बंद हो जाएगा। अगर हम स्पेस की बात करें, स्पेस में तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं, तीनों डायमेंशन आ जाते हैं, x, y, z। तो आपके पास उस स्पेस में जो पोजीशन वेक्टर है P, वो 3 आपके पास, उसके लिए आपको चीजें बतानी होती है। x एक्सिस से फासला A, y एक्सिस से फासला B और z एक्सिस फासला C से आप उसे रिप्रेजेंट करते हैं। R यूनिट वेक्टर, A यूनिट वेक्टर I, B यूनिट वेक्टर J और C यूनिट वेक्टर K। मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो बेटा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में आप क्लोज कर देते हैं। अब आपके पास कोई भी वेक्टर वो दे देता है तो उसके लिए आप इजीली आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो नीचे आपको ये ग्राफ दिया गया है ये प्लेन के लिए है। ठीक है, तो प्लेन के लिए आप एंगल थीटा आप देख सकते हैं, एक एंगल सफिशिएंट होता है प्लेन में। और अगर आप स्पेस की बात करेंगे तो उसमें आपके पास जो वेक्टर r है उसके लिए 3 एंगल्स आपको रिक्वायर होते हैं उसको स्पेसिफाई करने के लिए, और 3 ही आपके पास A, B, C यानी x, y और z डायमेंशन में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना फासला उसने कवर किया हुआ है, तो ये भी आपको बताना होता है। आई होप कि बेटा मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि मैं चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर कराऊं। अगर कोई पॉइंट मिसिंग है आप वीडियो को थोड़ा सा जो है ना पीछे करके दोबारा सुन सकते हैं।
अल्लाह आपका हामी नासिर हो। और उसके बाद बेटा ये असाइनमेंट है जो कि असाइनमेंट नंबर 2 है, जिसमें 5 MCQs हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो मैंने आपको दो आर्टिकल छोटे से पढ़ाए हैं। 5 MCQs हैं, बहुत अहम है, एनुअल बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है ये। आप इनको सॉल्व करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस इसमें से कैसे पूछे जाते हैं, कौन कौन से हैं, ये भी आप जो है ना अच्छे से करेंगे। समटाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है आपके पास के रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, और आप एक वेक्टर को कैसे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करते हैं, और दूसरा ये इसके साथ पूछा जाता है कि कंपोनेंट से आप वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं। तो समटाइम ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है और शॉर्ट और MCQs के हवाले से भी अहम टॉपिक है। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच।